lecture, we will discuss about the law of chemical combination. Law of chemical combination. When different chemicals, different substance, element, compound react with each other or combine with each other, then they follow some law. Those law is known as those law which are followed by the compound element or different chemicals during their chemical reaction are known as law of chemical combination. तो क्या है 18th और 17th सेंचुरी में जब साइंटिस्ट मैटर के बिहेवियर की स्टडी कर रहे थे, केमिकल्स के बिहेवियर की स्टडी कर रहे थे, तो उस टाइम उनके पास मैटर का कंपोजिशन नहीं पता था कि मैटर किससे मिलकर बना है। एटम वर्ड तो बाद में डाल्टन ने दिया है, उस टाइम इन साइंटिस्ट को मैटर के बारे में नहीं पता था कि मैटर किससे मिलकर बना है। तो वो मैटर के बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, मैटर यानी कि केमिकल्स के बिहेवियर को जानना चाह रहे थे। तो केमिकल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना चाह रहे थे। तो केमिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट ने केमिकल्स की रिएक्शन करवाई। तो जब उन्होंने केमिकल्स की रिएक्शन करवाई तो उनके सामने उन्होंने देखा कि सभी केमिकल्स कुछ नियमों को फॉलो कर रहे हैं, और ये जो जिन नियमों को ये केमिकल्स, ये डिफरेंट कंपाउंड एलिमेंट, मतलब कोई भी मैटर जब फॉलो कर रहा है तो उस टाइम वो जो नियम है, वो जो लॉ है, वो चेंजेबल नहीं है। रिएक्शन कंडीशन अगर चेंज कर देंगे तो भी वो लॉ चेंज नहीं होगा, वो नियम को फॉलो करते रहेंगे। या फिर हम मैटर चेंज कर दें, यानी कि मैटर का नेचर चेंज कर दें, जैसे कार्बन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके जगह के ऊपर हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दी, तो मैटर के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही। ये क्या है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर केमिकल्स अपनी केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ नियमों को फॉलो कर रहे हैं, और वो जो नियम है वो क्या है, वो फिक्स प्रॉपर्टी है उनकी। रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होते, या मैटर के नेचर के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होते। तो किन नियमों को फॉलो कर रहे थे, वो जो नियम है या जिन लॉ को फॉलो कर रहे थे केमिकल्स अपनी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग, या जब हम ये कह लें कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं आपस में, दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, या एलिमेंट कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेगा, तो दो या दो से ज्यादा केमिकल्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो उस टाइम वो जिन नियमों को फॉलो करते हैं, जिन लॉ को वो फॉलो करते हैं, उन्हीं को हमें स्टडी करना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बहुत सारे लॉ हैं। सबसे पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। बहुत ही आसान सा है, सबको पता भी है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लेविस ने दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेविस नाम के एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे कंपाउंड्स को आपस में केमिकली रिएक्ट करवाया, कंपाउंड को कंपाउंड के साथ, एलिमेंट को एलिमेंट के साथ, कंपाउंड को एलिमेंट के साथ। तो इसने क्या देखा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मास जो हो रहा है, मैटर का जो मास है, केमिकल्स का जो मास है, वो कंजर्व रह रहा है। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना मास वो स्टार्टिंग में लेके चल रहा था, रिएक्शन होने के बाद भी उसने मास उतना ही पाया। तो इसने क्या देखा कि मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट टेकन। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास कंजर्व रहता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। प्रोडक्ट का मास उतना ही बनेगा जितना हम रिएक्टेंट का मास लेके चलेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ केमिकल रिएक्शन में ही फॉलो नहीं होता, फिजिकल प्रोसेस अगर कोई हो रही है तो उसमें भी मास कंजर्व ही रहेगा। जैसे हमारे पास क्या है, हम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रीजिंग कर रहे हैं, तो वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे तो जितना वाटर हम लेके चलेंगे आइस का मास भी उतना ही बनेगा। तो ये वाटर का आइस में कन्वर्ट होना या वाटर का वापस में कन्वर्ट होना, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। तो चाहे कोई फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, मास जो है, मैटर का जो मास है, वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। स्टार्टिंग में प्रोसेस, फिजिकल या केमिकल जो भी हम प्रोसेस करवा रहे थे, उसमें स्टार्टिंग में हमने जितना मास लिया, उस प्रोसेस के होने के बाद भी उतना ही मास रहेगा। तो इसने क्या दिया, लेविस नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन,
or you can say that the total mass of product always equal to total mass of reactant. Total mass of product is equal to total mass of reactant और mass remain conserved in a chemical reaction. क्या ये नियम हर जगह फॉलो होता है? जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन उनमें फॉलो होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये फॉलो नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में तो क्या होता है, हम एटम को तोड़ देते हैं, न्यूक्लियस टूट जाता है और उस टाइम मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टाइम प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से कम आएगा, क्योंकि मास ज्यादातर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की स्टडी की जा रही है। जो भी हम इंडस्ट्रीज के अंदर, लैब के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, उनमें मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। बट लेविस नाम के साइंटिस्ट ने ये तो पता लगा लिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास क्या होता है, कंजर्व रहता है। लेकिन मास के कंजर्व रहने का रीजन इसको नहीं पता था कि आखिर ये मास कंजर्व क्यों हो रहा है। चाहे वो कितनी भी केमिकल रिएक्शन कराए, कोई भी कंपाउंड ले, कोई भी एलिमेंट ले, किसी भी एलिमेंट को, कंपाउंड को रिएक्ट करवाए, मास हमेशा कंजर्व रह रहा है। बट इसका रीजन नहीं था इसके पास। इसका पता लगाना कि मास कंजर्व हो रहा है, ये तो बहुत ही आसान था। स्टार्टिंग में इसने रिएक्टेंट का मास मेजर किया, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट का मास मेजर कर लिया, और इसने हर बार क्या देखा कि मास हमेशा क्या रहा है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के इक्वल। बट रीजन इसको नहीं पता चला। ये जितने भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इनके जो रिजल्ट आखिर ये हो क्यों रहे हैं, इनका मेन रीजन क्या है, क्यों ये केमिकल्स हैं, ये मैटर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं, क्यों किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व रहता है। तो सभी केमिकल कॉम्बिनेशन के जितने भी लॉ, इनका जो रीजन था उसको स्टडी किया डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने। डाल्टन ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इन रिजल्ट्स को समझने में और इन रिजल्ट्स के रीजन जानने में। तो डाल्टन ने इसका क्या रीजन जाना, डाल्टन ने ये बताया कि हर मैटर, हर एलिमेंट, हर कंपाउंड एटम से मिलकर बना है, और एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो है ना क्रिएट हो रहे हैं ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम, मैटर ऑफ none of the element can't create or destroy during a chemical reaction। ना तो किसी भी एलिमेंट का कोई एटम क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और मैटर का जो मास है वो तो एटम्स की वजह से है ना। तो जब एटम ही सेम रहेंगे, एटम कंजर्व रहेंगे, एटम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, तो मास भी क्या रहेगा, कंजर्व ही रहेगा। तो डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने रियल में रीजन जाना मास के कंजर्व रहने का, कि मास कंजर्व क्यों रहता है, क्योंकि एटम कंजर्व रहते हैं। किसी भी एलिमेंट का कोई एटम नहीं ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना क्रिएट होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। जब एटम ही सेम रहेंगे तो एटम से ही होता है मास, तो मास भी क्या रहेगा, सेम। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को हम बाद में स्टडी करेंगे। डाल्टन ने इन्हीं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट को स्टडी किया और उसी से इसके सामने जो फैक्ट आए उसी से उसने अपनी थ्योरी बनाई, जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। अब जैसे इसके अंदर क्या है, इसको समझने के लिए जैसे हमने A प्लस बी, दो कंपाउंड को रिएक्ट करवाया A प्लस बी, और इससे बना हमारे पास C प्लस डी, दो प्रोडक्ट बने C प्लस डी। अगर A का मास x ग्राम है हमारे पास, इसका है y ग्राम और इसका है z ग्राम, तो B का मास हम निकाल सकते हैं। अगर A का मास x ग्राम है, C का मास y ग्राम और D का मास क्या है, z ग्राम, तो B का मास क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देंगे। A और B का टोटल मास किसके इक्वल होगा, C और D के टोटल मास के इक्वल। तो इसका मास सपोज करो हमने क्या मान लिया, W ग्राम, तो हमें W की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस जेड। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस जेड माइनस एक्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। तो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इफ x ग्राम हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म y ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड z ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोल्स ऑफ
ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? 10th क्लास में आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर। हाइड्रोकार्बन आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली टू टाइप ऑफ एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन कह रहा है कि x ग्राम हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके y ग्राम CO2 एंड z ग्राम वाटर बना रहा है। ऑक्सीजन गैस के जो मोल कंज्यूम हुए हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन के दौरान वो हमें निकालने हैं। बहुत ही इजी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से विद इन 1 मिनट इसमें इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास क्या हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को मैं CXHY लिख सकती हूँ, क्योंकि सपोज करो X एटम कार्बन के हैं और Y एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के, प्लस ऑक्सीजन गैस, यह बन गया CO2, यह बन गया वाटर। इसने मास बताया, हाइड्रोकार्बन का मास इसने कितना लिया? x ग्राम। CO2 बना y ग्राम और y ग्राम बना है, और H2O कितना बना है? z ग्राम बना है। ऑक्सीजन के मोल पूछ रहा है ये, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दें। जितना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो मास होगा उतना ही मास हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन गैस का होगा। तो दोनों के मास को इक्वल कर दे, तो सपोज करो ऑक्सीजन गैस का जो मास यूज हो रहा है वो W ग्राम यूज हो रहा है, तो W ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस W ग्राम इज इक्वल टू y प्लस z ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। सो W ग्राम क्या हो जाएगा? y प्लस z माइनस x ग्राम। लेकिन इसने हमसे मास नहीं पूछा, मास पूछा होता तो यही आंसर होता, x प्लस z माइनस x। इसने मोल पूछे हैं। अब मोल कैसे निकालोगे? मोल O2 गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? ऑक्सीजन गैस है, O2 फॉर्म है, 16 नहीं, एटम का है 16, तो मोलिकुलर 32। तो हमारे पास मोल आ जाएंगे, हमें मोल निकालने हैं। W की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? तो मोल क्या हो जाएंगे? मोल O2 W अपॉन 32। W की वैल्यू क्या है? Y प्लस Z माइनस एक्स अपॉन 32। तो मोल ऑक्सीजन के क्या आ जाएंगे? x प्लस y प्लस z माइनस एक्स अपॉन 32। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और प्रोपोर्शन। कांस्टेंट इसके नाम से पता चल रहा है, ये जैसे नियम आए थे उसी के अकॉर्डिंग इन लॉ को ये जैसे लॉ आए थे, जैसे रिजल्ट आए थे इनके, उसी के अकॉर्डिंग इनको नेम दिए गए हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन नेम से पता चल रहा है किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इट डजंट डिपेंड अपॉन इट्स वे ऑफ फॉर्मेशन और इट्स सोर्स। किसी भी कंपाउंड का, जो भी कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट किए हुए है, उस कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से बना है, या वे ऑफ फॉर्मेशन उसको किस तरीके से बनाया गया है। अब कंपोजिशन कांस्टेंट रहने का क्या मतलब? ये भी कह सकते हो कि कंपाउंड किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम्स के केमिकली कंबाइन होने से। तो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम्स हमेशा क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम्स हमेशा क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। ये उस कंपाउंड के सोर्स पर डिपेंड नहीं करता कि ये कंपाउंड कहाँ से बना या किस तरीके से बना, वे ऑफ फॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता। जैसे H2O में ही देख लो तुम, H2O को, वाटर को किसी भी तरीके से बनाया जाए, किसी भी सोर्स से, उसको किसी भी कंट्री से, किसी भी पॉन्ड से, रिवर से, सी से उसको कलेक्ट किया जाए, किसी भी कंट्री से कलेक्ट किया जाए, वाटर के एक मॉलिक्यूल में, वाटर एक कंपाउंड है, इसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम्स 2 और ऑक्सीजन का एटम एक ही रहेगा हमेशा। यानी कि एटम्स टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3, और टाइप कितनी है? 2 टाइप के हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और टोटल एटम्स कितने हैं? 3। यानी कि वाटर जो
कंपाउंड है उसका कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वो उसके चाहे उसको किसी भी उसका सोर्स कुछ भी हो, किसी भी तरीके से उसको बनाया जाए। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में वाटर फॉर्मेशन होता है, तो चाहे वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बने या किसी भी कोई भी उसका सोर्स हो, कहीं से भी उसको कलेक्ट किया जाए, कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो एक और डेफिनेशन भी आप इसको दे सकते हो, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट ऑलवेज रिमेन सेम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। हर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में उसमें जो एलिमेंट है, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट है, उन एलिमेंट्स के मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो मैंने ये सारे डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और प्रोपोर्शन की। कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इट डजंट डिपेंड ऑन देयर वे ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसके वे ऑफ फॉर्मेशन पर या सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। या ये कह सकते हो कि नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स, number and type of atom always remain same in one molecule of a given compound। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वे ऑफ फॉर्मेशन। और यू कैन से दैट द रेशियो ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट, the ratio of mass of each element always remains same in one molecule of a compound, it doesn't depend upon its source or way of formation। इनको कुछ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं हम। एग्जांपल जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, एग्जांपल हमने ले लिया CO2। अब CO2 को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि हमने कोल का कंबशन करवाया, कोयले का कंबशन करवाया तो CO2 बन गई। अब CO2 में, CO2 जो कंपाउंड है उसके एक मॉलिक्यूल में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन है। या तो मोल का मोल के साथ रिलेशनशिप कर लो, एक मोल जो मॉलिक्यूल होगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपाउंड होगा उसमें 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन होंगे। या एक मॉलिक्यूल में 1 एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो एटम्स, टोटल एटम्स कितने हैं 3, टाइप कितनी है 2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टाइप ऑफ एटम्स क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। या मास का रेशियो, मास का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, कार्बन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन के 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 32। तो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा 12:32 रहेगा। चाहे इसको किसी भी तरीके से बनाया जाए, चाहे कोयले का कंबस्शन करवा के CO2 बनाया जाए या कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोजिशन करके बनाया जाए। ये अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो चाहे इसको इस तरीके से बनाया जाए, कोयले का कंबस्शन करवा के बनाओ या कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से, यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, एटम्स का रेशियो वही है, तो मास का रेशियो भी क्या रहेगा 12:32। तो किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा सेम, उसमें एलिमेंट्स के मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा सेम, नंबर ऑफ एटम्स, टाइप ऑफ एटम्स हमेशा क्या रहेंगे सेम। ये इसके वे ऑफ फॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये है हमारे पास सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और प्रोपोर्शन। उसके बाद हम लेते हैं थर्ड लॉ।